अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, दिस मी अक्षय कुमार। सो डियर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। डियर्स, आज का हमारा टॉपिक BSN जेनिक थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट का एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिनमें टॉपिक का नाम है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो डियर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो इनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जो भी नॉलेज होगी, मेरा इल्म होगा, आप तक पहुंचे। अगर कोई हमारे से मिस्टेक होती है, इंसान इंसान से सीखता है। अगर कोई बाय मिस्टेक से या मिस्टेक होती है तो ज़रूर मुझे कमेंट करें ताकि इंशाल्लाह उनको हम सॉल्व करें। जो हमारी एजुकेशन होती है, जो हमारी इल्म होती है, वो आगे तक हर इंसान तक पहुंचाएं ताकि वो भी इल्म की रोशनी में आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर। डियर्स, जब भी आप पढ़ते हैं तो टॉपिक का सब टाइटल और टाइटल आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए अच्छे से, ताकि उन टाइटल के मुताबिक हम पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। तो इनमें हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, हेमो रिफर्स टू ब्लड। याद रखो कि कभी भी ब्लड की स्टडी हम करते हैं तो उनको हम कहते हैं हेमाटोलॉजिकल, ठीक है। डिसऑर्डर मींस एक नॉर्मल इंसान होता है, उनकी रेगुलेशन नॉर्मल चलता है। डिसऑर्डर मींस अगर कोई उनमें डिस्टर्बेंस आ जाए ताकि वो सही से काम नहीं कर सकें, उनको हम कहेंगे डिसऑर्डर। चलते हैं इनकी ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या डिफ़ाइन किया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है या एजेंडा, ठीक है। इनमें हम पूरे टॉपिक जो होता है, ठीक है, उनका पूरा सिनेरियो फ्रंट में रखते हैं ताकि कौन कौन सी चीज़ें इन टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, वो सब ऑब्जेक्टिव के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम काज इन मैनिफेस्टेशन एंड एसोसिएशन मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग एनीमिया। एनीमिया, जब एनीमिया बार बार रिपीट होगा, एनीमिया का मकसद ये है कि किसी इंसान के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर खून की कमी हो जाए, अपनी लेवल से कम हो जाए, तो उनको हम बोलेंगे एनीमिया, ठीक है। तो ये खून की कमी किस लिहाज से होती है और इनकी किस वजूहात की वजह से होती है, ठीक है। मीन्स इनमें कौन कौन से मैनिफेस्टेशन होते हैं जिनकी वजह से ये कम हो जाता है या बढ़ जाता है या इनमें कोई बीमारी आ जाती है, ठीक है। डिस्क्राइब द पैथोजेंस ऑफ होमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, बच्चा जब पैदा होता है उसके दौरान कोई ऐसा पैथोजन होता है जो उनको टच करता है या उनकी जो लिम्फ सिस्टम होता है, ठीक है, उनके अंदर जाके वो टच करता है, उनकी वजह से उनका जो ब्लड है उनके अंदर डिजीज़ बन जाती है या कम बन जाता है, ठीक है। डिस्कस द लिम्फ प्रोलेप्टिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद हॉडकिन एंड नॉन हॉडकिन लिम्फ्स, ठीक है। इनको मैं मज़ीद आपको टॉपिक वाइज समझाता जाऊँगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रो देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंडिकेटेड एंडोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। और उसके बाद में डिस्कस द डायग्नोस्टिक मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट द बिलो मेंशन डिसऑर्डर। हम कोई भी अगर किसी पेशेंट में एनीमिक पेशेंट है या उनमें कोई ऐसा मसला आता है, उनको हम डिफ़ाइन करने के लिए, उनको हम मज़ीद जानने के लिए डायग्नोस्टिक मींस लैब टेस्ट करवाते हैं या कोई मेडिसिन देते हैं या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं ताकि उन डिज़ीज़ के हम फॉलो अप पे जा सकें। अप्लाई नर्सिंग केयर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिनमें जो नर्सिज़ हैं उनका रोल क्या होता है, वो किस तरह से इन पेशेंट को मैनेज करते हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें को वो मद्देनज़र रखते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है NCP नर्सिंग केयर प्लान, वो सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, उनके बाद में प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एवोल्वेशन करते हैं, फिर वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उनका मेन रोल है, जो उनकी मकसद है, उन तक पहुंच सकें, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव में है हमारे पास डेवलपिंग टीचिंग प्लान फॉर क्लाइंट एक्सपीरियंस डिसऑर्डर द हेमाटोलॉजिकल। हेमाटोलॉजिकल के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं जो मोस्टली हम देखते हैं और हमें देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। कोई बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया है, कोई थैलेसीमिया बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि इनको बार बार खून की कमी है तो फोलिक एसिड की मुख्तलिफ लैंग्वेज से बोलते हैं, ठीक है। जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल जो डिजीज़ सेपरेशन की गई है,
वो हम यहाँ पे डिफाइन करें। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, जो एक नॉर्मल सेल होता है, ठीक है, उनकी जो शेप पूरी चेंज हो जाए उनको हम सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। लाइक होमोग्लोब इम्यूनोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है। उसके बाद में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, किसी इंसान को आयरन की कमी हो जाए तब भी वो खून की कमी में चला जाता है। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो, फोलिक एसिड की हो जाए, एप्लास्टिक एनीमिया की हो जाए, पॉलीसिस्टेमिया की हो जाए और ल्यूकेमिया की हो जाए, हॉडकिन नॉन हॉडकिन डिजीज़ की हो जाए, ऑटोइम्यूनी आर्थम्बोटिक या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरा। इनमें किसी भी एक चीज़ की कमी होती है तो क्या होता है, हमारा जो खून की सर्कुलेशन, जो खून बॉडी में होता है वो कम तादाद में चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ, जो एक एक चीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है और उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। डियर्स, इन पूरे ऑब्जेक्टिव का समरी ये आती है कि आपको कोई पेशेंट ऐसा मिलता है जिनकी खून की तादाद कम है, तो हम किस किस चीज़ों को देखेंगे और कौन सी चीज़ों को देखेंगे कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में आए तो उनकी फाइंडिंग कैसी होगी, आयरन डिफिशिएंसी की कैसे होगी, B12 के पेशेंट की डिफिशिएंसी कैसे होगी, वो सब इनमें जानेंगे, ठीक है। तो गाइस हमारे पास एनीमिक है। फॉर एग्जाम्पल एनीमिक्स मीन्स एनीमिया, खून की कमी किसी पेशेंट में, उनको हम मेडिकल टर्म में बोलेंगे एनीमिक, ठीक है। द मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द ऑल एजेस। इनके लिए, एनीमिया के लिए कोई एज कंपेयर नहीं होती है, कोई एज एक मखसूस नहीं होती है, उनमें किसी भी एज में एनीमिक पेशेंट हो सकता है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ RBC एंड हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बिलो नॉर्मल रेंज, एक इंसान के अंदर जो नॉर्मल रेंज होती है उनसे कम हो जाए खून की तादाद, RBS की तादाद, तो हम उनको बोलेंगे एनीमिया। उनके बाद में डिक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कैपेसिटी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है उन वो कम हो जाए, उनको हम बोलेंगे एनीमिया, ठीक है। अब सेकंड बोलते हैं कि रेड ब्लड सेल, ये कैसे काउंट करते हैं, इनकी नॉर्मल क्वांटिटी कैसे, एबनॉर्मल क्वांटिटी कैसे, जिनके अंदर डियर हम कभी भी किसी पेशेंट के पास CBC देखते हैं, CBC के अंदर याद रखो कि हम मेयर करते हैं, जो मेन होते हैं, जो 5 या 4 थिंग्स होते हैं। सबसे पहले हम HP करते हैं। HP माइंड में रखो, किसी पेशेंट ने अगर वाटर इनटेक नहीं कर रहा है तो उनकी HP इंक्रीज़ आती है। उनके साथ साथ हम एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, एज ए पैरामेडिकल उनके साइन सिम्टम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को आयरन की डिफिशिएंसी है तो टेस्ट हमने ब्लड लिया है वो कलेक्शन सही है या गलत है, ठीक है। तो उनमें साइन सिम्टम में भी हम फाइंड करते हैं। उनके बाद में हम देखते हैं RBC, रेड ब्लड सेल, इनके साथ HCT हम देखते हैं। अगर किसी पेशेंट की HP डाउन होती है तो HP डाउन होती है तो HCT भी डाउन होती है साथ में, उनके साथ साथ HB भी डाउन होती है, RBC भी डाउन होती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, हम कभी भी इन चीज़ को स्टडी करते हैं तो ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ होती है। सेकंड की तरफ जाते हैं, RBC, रेड ब्लड काउंट, ठीक है। हम रेड ब्लड सेल हैं जो काउंट करेंगे, एक नॉर्मल वैल्यूज़, एक मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, चलते हैं। तो डियर्स, रेड ब्लड काउंट मेल के अंदर होता है 4.7 एंड टू 6.1 मिलियन सेल, ठीक है। MCL इनका एक यूनिट है जो सेल काउंट करने का। फीमेल के अंदर होती है 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल्स, MCV, ठीक है। सेकंड की तरफ जाते हैं, होमोग्लोबिन को हम कॉमन लैंग्वेज में HB भी कहते हैं। वो नॉर्मल कितनी होती है, एबनॉर्मल कितनी होती है, एक मेल के अंदर होती है 13.8 टू 17.2, ठीक है, और फीमेल के अंदर 12.1 टू 15.1 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद में हम हेमोटोक्राइड बोलेंगे, ये इनका ही HB, RBC और HCT, ये तीनों एक ही चीज़ से मिलते हैं और इनकी काउंटिंग हम एक ही चीज़ से मेयर करते हैं। हेमोटोक्राइड मेल के अंदर होता है 40.7 टू 50.3 एंड फीमेल के अंदर 36.1 टू 44.3। चलते हैं आगे। तो डियर, सेकंड जो चीज़ हम मेयर करते हैं CBC के अंदर वो है कार्पोसेलुलर इंडिसेस। इंडिसेस मीन्स कैलकुलेशन दैट अलाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, एवरेज साइज एंड हेमोग्लोबिन कंटेंट
इन इंडिविजुअल एरिथ्रोसाइट्स टू बी डिटरमाइन, ठीक है। हम इनके अंदर चेक करते हैं कोई भी होमोग्लोबिन है उनकी क्वांटिटी कितनी है और उनकी अंदर साइज़ कितनी है, उनको मेयर करते हैं। जो हम मेयर करते हैं 3 चीज़ों से, एक है मेन कार्पोसुलर वॉल्यूम MCV, मेन कार्पोसुलर होमोग्लोबिन, मेन कार्पोसुलर होमोग्लोबिन, ठीक है। इन चीज़ों को हम तीनों को मेयर करके चेक करते हैं ताकि ये जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है, इनमें से आयरन की डिफिशिएंसी है या कैल्शियम की है या मैग्नीशियम की है, किसी भी चीज़ की होती है तो हम यहाँ से मेयर करते हैं। सेकंड, नॉर्मल वैल्यूज़ इनकी हैं। नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है जो MCV में हम काउंट करें या MCH में या MCHC में, वो तीनों की लिखते हैं। अब MCV की नॉर्मल वैल्यू होती है 80 to 100 फेमोटोलेटर, ठीक है, और जो MCH की होती है 27 to 31 पिकोग्राम सेल्स, ठीक है। MCHC 32 माइनस 36 ग्राम्स डेसीलीटर, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के से होते हैं। अब हम जो मज़ीद एनीमिया की टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है, एनीमिया पढ़ लिया कि एनीमिया क्या होता है, उनकी कैसे इंक्रीज़ होती है या कैसे उनकी एनीमिया की कमी होती है खून की, जो हम उनको फाइंड करते हैं। उनके बाद में एनीमिया किस किस टाइप की आती है, तो एनीमिया के 2 तरीके होते हैं। एक हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासेस, ठीक है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। 2 टाइप्स होते हैं, हम दोनों को क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द काज। अब काज हम डिफ़ाइन करेंगे कौन सा काज होता है जो हमें अकॉर्डिंग टू द काज, ठीक है। इंडिक्यूट प्रोडक्शन ऑफ RBC, ठीक है, प्रोडक्शन RBC की देखेंगे। उसके सेकंड ब्लड लॉस एनीमिया अक्यूट ड्यू टू अक्यूट हेमरेजिक एंड क्रोनिक ड्यू टू GIT ब्लीडिंग आर मेनोरेजिया, ठीक है। हम अगर किसी पेशेंट की ऐसी कंडीशन देखते हैं जिनको अगेन अगेन ब्लड आता है, फॉर एग्जांपल हम गायनिकल केस देख लें कि एक कोई भी फीमेल हैं, ठीक है, उनको जैसे कि हर माहाना ब्लीडिंग होती है, ठीक है, या नॉर्मल होती है, तो उनकी HP थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, अप या डाउन। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिनको मौका है, ठीक है, मौके की बीमारी में क्या होता है, उनकी ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी सी रहती है, ठीक है, या कोई ऐसा पेशेंट है जिनको कोई अक्यूट बीमारी है या क्रोनिक है जिनमें सर्जरी हुई है, ठीक है, या कोई वो ऐसी मेडिसिन ले रहा है जिनकी वजह से उनकी जो HbA न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट मेंटेन नहीं होती है, तो उनकी वजह से भी कम हो जाता है, ठीक है। एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC होमोलाइसिस, ठीक है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। अब 2 हमने टाइप्स पढ़े हैं, एक पढ़ा है हमने अकॉर्डिंग टू काज एंड अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी। अकॉर्डिंग टू काज ये होता है कोई भी अक्यूट या क्रोनिक GIT कोई भी ऐसा काज होता है उनकी वजह से, और मॉर्फोलॉजिकली में क्या होता है, दिस इज द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन, मोस्टली एनीमिया आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिफिकेशन। जो मोस्टली एनीमिया के पेशेंट आते हैं जो इस क्लासिफिकेशन में आते हैं, जिनका होता है माइक्रोसाइट्स MCV, ठीक है, लेस देन 80, ठीक है, हाइपोक्रोमिक आयरन डिफिशिएंसी, ठीक है। अब जो मैंने बताया था आपको MCV MCH, इनमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ठीक है, इनकी जो डिफिशिएंसी होती है उनको हम एक एक स्टेप वाइज पढ़ते हैं कि कौन सी होती है, ठीक है। अगर हमारे अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर MCV की क्वांटिटी 80 से डाउन है तो फिर इन डिजीज़ को हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। इनमें डिफिशिएंसी ऑफ आयरन की डिफिशिएंसी होती है। ये जो मेजर काज है या मेनर कॉज है थैलेसीमिया का है, ठीक है। उसके बाद में साइटोब्लास्टिक एनीमिया इनको काउंट किया जाता है, लीड पॉइजनिंग, ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं मिक्रोसाइट्स MCV ग्रेटर देन 100, ठीक है, नॉर्मचोर मेचोरोमिक और हाइपरक्रोमिक, ठीक है। इनमें मेगा मेगालोब्लास्टिक ड्यू टू विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशिएंसी सीवियरली माइक्रोलाइज्ड एनीमिया। MCV greater than 125 is almost all to the megaloblastic anemia। जो सेकंड है जो अगर लेस देन 80 होती है तो हम इनको आयरन की डिफिशिएंसी में काउंट करें, ग्रेटर देन 100 है तो इनको हम काउंट कर रहे हैं B12 या फोलिक एसिड की
डिफिशिएंसी में, ठीक है। और सेकेंड है मैक्रोसाइड विदाउट मेगलोब्लास्ट ड्यू टू अल्कोहल एक्सेस, क्राइसिस ऑफ लिवर हाइपोथायरॉयडिज्म एंड मैरो इन्फिल्ट्रेशन एंड सोल्यूशन। सेकेंड है नॉर्मोसाइटिक 80 to 100, ठीक है, नॉर्मोसाइमिक ए प्लास्टिक एनीमिया बोन मेरो फेल्यूर, ठीक है। और सेकेंड है होमोलाइटिक एनीमिया। सेकेंड हमारे पास है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीमिया, ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू द टिश्यू। अगर हमारे टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन की कैरिंग है उनकी कैपेसिटी कम हो जाए, या ऑक्सीजन के अंदर टिश्यू की अवेलेबिलिटी है उनके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाए, तो हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीमिया कहते हैं, ठीक है। व्हेन एनीमिया डेवलप स्लोली चाइल्ड टू एडल्ट, ठीक है, ये एक बचपन से लेकर बड़े होने तक ये स्लोली बढ़ता जाता है, ठीक है। सेकंड है साइन सिम्टम। अगर कोई ऐसी कंडीशन में है जिनकी से कोई भी एनीमिक पेशेंट है, उनके हम साइन सिम्टम क्या फाइंड करेंगे, ठीक है। पिलर स्किन, कंजक्टिवा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, पिलर स्किन होंगी। उसके बाद में ट्रेकी कार्डिया, उनकी जो दिल की धड़कन होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। एंकल एडिमा, एंकल मीन्स जो हमारे जोड़ होते हैं, जॉइंट होते हैं, उनमें एडिमा होगा, ठीक है। उसके बाद में है कार्डियक फेल्यूर, कार्डियक फेल्यूर होगा। उसके बाद में कोलिमोस या स्पून शेप्ड नेल्स इन आयरन डिफिशिएंसी। सेकंड है जॉइंटिस जो बच्चों में पाई जाती है। तो डियर सेकंड हमारे पास आते हैं साइन। साइन ये एक हमने साइन पढ़ लिए, सेकंड हम साइन पढ़ते हैं कि कौन सी चीज़ें इनमें पाई जाती है और उनकी पिक्स वाइज कि अगर ऐसे साइन सिम्टम हैं तो हमें क्या शो होगा। तो डियर्स अभी तक आपको अगर कोई भी क्यूरी है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैक जाके अगेन इनको एक मरतबा रिपीट कर सकते हो, या तो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इंशाल्लाह आपकी कोई भी क्यूरी होगी या कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी आपकी क्लियर होती रहेगी, ठीक है। एंकल एडिमा, ठीक है, एंकल एडिमा देखें आपको जो आपके घुटने हैं, ठीक है, पाँव के जो घुटने हैं इनकी जगह सूजन होगी, जिनमें एक नॉर्मली डॉक्टरी कलर से हमने सेलेक्ट करके रखा है ताकि इनमें आपको इजी से समझ में आ सकता है। उसके बाद में कोलिनीचिया देखें नेल्स हैं, ठीक है, नेल्स के साइडें देखें पूरी आपको वाइटिश दिखा रही है और नेल की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, फर्दर जो इंक्रीजमेंट हैं वो नहीं आ रही है, स्टॉक हैं, तो ये आपको सिम्टम मिलेंगे। सेकंड सिम्टम आप देखो फटीग, हेडेच, ठीक है, फटीग मीन्स बार बार आपको थकावट हो रही है, हेडेच सर में थोड़ा सा दर्द आपको रहेगा, ठीक है। और फिटनेस, ठीक है, या तो आपका वेट लॉस होता जाएगा या तो गेन होता जाएगा। फेट आपका मीन्स कम होता जाएगा कंटिन्यूसली। ब्रीथलेसनेस, ठीक है, आपको सांस लेने में रुस्वा होगी। पल्पिटेशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास है इनका डायग्नोस्टिक क्या है और इवोल्यूशन हम कैसे करेंगे। हम सीबीसी कराएंगे, जो डायग्नोस्टिक लैब है किसी भी लैब से आप करा सकते हो जो अथेंटिक हो। उनमें जो इनके आरपीसीज होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं, और एचबी हैं या एचसीटी हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। अदर टेस्ट फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनीमिया, ठीक है, हम जो एनीमिया के लिए कोई भी टेस्ट अदर्स नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ ये कराते हैं। अगर कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है, ठीक है, उनके लिए हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, जिनमें हमें पता चलता है कि इनको एनीमिया है या नहीं है, कितना परसेंटेज है, ठीक है। और नॉर्मल क्वांटिटी में हमें CBC में तादाद पता चलता है कि इनको क्या फाइंडिंग में इशू है, ठीक है। और थ्योरेटिक मैनेजमेंट, एक हम थ्योरेटिक मैनेजमेंट इनका कैसे करेंगे, ट्रीट अंडरलाइन केस, ठीक है, हम जो केस है उनको एक फाइंड करेंगे, उनके साइन सिम्टम फाइंड करने के बाद में उनको हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर इनका देखते हैं कि RBC कम है, रेड ब्लड सेल है या पैक्स ब्लड सेल है या WBC है या HB डाउन है, कोई भी डाउन होता है उनके मुताबिक हम इनको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक है। और इनको अगर इनका HB कम है तो ट्रांसफ्यूजन आफ्टर हम हेमरेजिक इफ़ नीडेड, न्यूट्रिशन इंटरवेंशन फॉर डिफेंसी एनीमिया, ठीक है। अगर किसी को खून की कमी है, ठीक है, तो इनमें
कि इनको न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो एनीमिक के मुताबिक हम देंगे, ताकि इनको कौन सी चीज़ देनी चाहिए ताकि सप्लीमेंट कंप्लीट हो जाए। सपोर्टिव केयर, ठीक है, हम इनको सपोर्टिव केयर कौन सी देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे टू रिप्लेस इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। अगर कुछ पेशेंट आपने देखा होगा कि ईआर के अंदर होते हैं या सीवियर उनकी ब्लीडिंग होती है, तो कुछ डॉक्टर्स नर्स उनको हेमोक्सिल डिप लगाते हैं, ठीक है। उनमें क्या होती है, जो उनकी बूस्टिंग लेवल होती है, ठीक है, उनको इंक्रीज़ करता है, उनकी सेचुरेशन को इंक्रीज़ करता है ताकि उन तक ब्लड की सेचुरेशन इंक्रीज़ हो। ऑक्सीजन हम इनको मेंटेन करेंगे ताकि अगर कहीं घर में हैं या ऐसी जगह पे हैं ताकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उनको हम ऐसी जगह पे ले आएंगे ताकि उनको ऑक्सीजन की जो नीड है वो कंप्लीट होती जाए। और बेड रेस्ट, उनको आराम करवाने की नीड होगी। आयरन की डिफिशिएंसी होगी तो उनके कौन से काज होंगे, उन फाइंडिंग कैसे करें। काज्ड बाय इंडिक्यूट सप्ली ऑफ डाइटरी आयरन, ठीक है, जनरली प्रिवेंटेबल। हम आयरन के लिए टैबलेट आती है, स्पेसिफिक आयरन के ही लिए आती है, हम उनको कहेंगे कि आप ये टैबलेट ले सकते हैं, ठीक है। आयरन फोर्टब्लेड केरियल एंड फार्मूला फॉर इन्फेंट, ठीक है, बच्चे के लिए या बड़े के लिए डिफरेंट आती है, उनके वेट के हिसाब से बीएमआई के मुताबिक हम देते हैं, ठीक है। स्पेशल नीड टू प्री मेच्योर इन्फेंट, ठीक है, ये जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं इनमें स्पेशली आयरन की कमी होती है, ठीक है। या एडिलोसेंट्स एट रिस्क ड्यू टू रैपिड ग्रोथ एंड पुअर ईटिंग हैबिट। अगर कुछ बच्चे ऐसे देखे होंगे जिनकी ग्रोथ है, जिनकी, ठीक है, ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी बढ़ रही है, तो उनके मुताबिक उनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती है, तो उनमें भी आयरन की कमी होती है, ठीक है। काज ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, काज कौन से हो सकते हैं, ठीक है। इंजेक्शन, पुअर इंटेक ऑफ आयरन, कभी भी हम खाते हैं तो उनमें से आयरन की नीड हमारी पूरी नहीं होती है, तो इनकी वजह से आयरन एनीमिया हो सकती है, ठीक है। इन्फेक्शन, सीसेलिक डिजीज़ होती है, उनमें भी होता है, ठीक है। इंजरीज, ब्लड लॉस फ्रॉम जीआईटी, ठीक है, अगर हमारा ब्लड लॉस होता है तो भी होता है। इन्फ्लामेशन में भी होते हैं, पेप्टिक अल्सर होती है, ठीक है, उनमें भी हो जाती है, और आइडियोपैथिक में भी हो जाती है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स हम कौन से, नेल क्रैकिंग, जो हमारे नेल्स हैं वो कंप्लीट तरह से नहीं बनेंगे, उनमें क्रैकिंग आएगी, ठीक है, उनकी शेप क्लियर नहीं होगी। एट्रोफाई ऑफ द पिपली ऑफ द टंग, ठीक है, हमारी जो टंग है उनका कलर भी चेंज हो जाएगा, उनकी मीन्स एक जो कलर होता है नॉर्मल कलर से एबनॉर्मल हो जाएगा, उनमें वाइटी कलर आ जाएगा, ठीक है। स्टोमेटाइटिस भी हो जाएगा। सेकंड है डायग्नोज, क्या है, अगर किसी पेशेंट को एनीमिक है, उनको एनीमिक आयरन डिफिशिएंसी हो गया, उनकी हिस्ट्री हम लेंगे फैमिली से, ठीक है। डाइटरी इंटेक हम चेक करेंगे, रेगुलर से मेडिकेशन विद एस्प्राइन विच में गिव राइज टू जीआईटी ब्लीडिंग, ठीक है, अगर उनको जीआईटी ब्लीडिंग है तो हम उनको ऐड करेंगे। प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन फेसिस, ठीक है, इन फेसिस, वुमेन ड्यूरेशन एंड फॉलो ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, हम मैंने पहले भी जिक्र किया था, ताकि वुमेन की अगर ड्यूरेशन होती है, फॉलो अप मेंस्ट्रुएशन की होती है, उनमें भी कमी होती है आयरन की, तो उनको सप्लीमेंट हम देते रहते हैं। उनके बाद में एग्जामिनेशन करेंगे, लुक एनीमिया एंड फीचर्स ऑफ आयरन डिफिशिएंसी, ठीक है, एनीमिया हम देखेंगे, उनकी डिफिशिएंसी देखेंगे, और उसके सेकंड पल्पेशन एक्सप्लेन इन लिवर टू फाइंड आउट क्रोनिक लिवर डिजीज़ एज ए काज ऑफ क्रोनिक ब्लड लॉस। अगर किसी का स्प्लीन का मसला है या लिवर का मसला है, ठीक है, वो भी हम फाइंड करेंगे एलएफटी के ज़रिए, ठीक है, कि उनको कोई डिज़ीज़ तो नहीं है लिवर की, ठीक है, ताकि ब्लड जो बनना है, उनकी फिल्ट्रेशन हो रही है वो कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। और रेक्टल एग्जामिनेशन एंड रेक्टल, अगर हम, मैंने जैसे आपको बताया था कि एक मोका की बीमारी होती है जिनमें वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इनको रेक्टल के ज़रिए ब्लड तो नहीं आ रहा है, ठीक है, वो भी हम चेक करेंगे। इन्वेस्टिगेशन, ब्लड सीपी, ठीक है, कुछ ब्लड सीपी टेस्ट कराएंगे, उसके बाद में सीरम फ्रीटिनाइन कराएंगे, सीरम आयरन कराएंगे, सीरम प्रोफाइल, आयरन प्रोफाइल, बोन मेरो, ये टेस्ट कराएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एग्जाम टू द स्टूल एंड यूरिन, मैनेजमेंट इनकी कराएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द काज, हम काज को एक ट्रीट करेंगे। आयरन रिप्लेस
ibuprofen folic 500 mg डेली एंड सिंगोबियान 250 mg डेली। ठीक है, इनको ये मेडिकेशन हम प्रोवाइड करेंगे, आईवी आयरन रिप्लेस करेंगे, जैसे कि जेक्टोफेयर या वेनफेयर इंजेक्शन आती है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं गायनिक एसिड में जिनकी एचपी डाउन होती है। सो हम एक एम्प्यूल लेते हैं टेस्ट डोज के साथ। ठीक है, ताकि ये बहुत ही सेफ मेडिकेशन है जिनको मींस हम ऐसे नहीं लगा सकते हैं, किसी की केयरफुल से इनकी मॉनिटरिंग करनी होती है और इनकी डोजेज हम इनके आयरन के मुताबिक देते हैं। उसके बाद में है मेगालोब्लास्टिक परनियोसिस एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक क्या होता है, इनमें कौन कौन सी फाइंडिंग आते हैं, साइन सिम्टम क्या होते हैं, काज कौन से होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनको लिंक्ड विथ विटामिन B12 एंड आर फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी। जो मेगालोब्लास्ट हैं इनको हम सेकंड नाम से B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशिएंसी से भी पहचान सकते हैं। ठीक है, एंड ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ है, ये एक ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ हैं जिनमें इन विच द प्रीनेटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड डिस्ट्रॉयड एंड द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एट्रोफाइज सो दैट विटामिन B12 कैन नॉट एब्जॉर्ब। तो डियर से इनमें हम फाइंड क्या करेंगे, द साइज़ ऑफ RBCs इंक्रीज द नॉर्मल साइज़। ठीक है, जो RBCs की नॉर्मल साइज़ है उनसे इनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, किस में, डिफिशेंसी ऑफ B12, अगर B12 की डिफिशेंसी होती है तो। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है सिप्टम। ठीक है, सिप्टम इंक्लूड्स एक्सट्रीम वीकनेस, short tongues, numbness and tingling and extremities, edema of the legs etc। ठीक है, इनमें सिम्टम ये आएंगे कि हमें वीकनेस होगी पूरी बॉडी में। ठीक है, ज़ुबान के ऊपर थोड़े थोड़े से ना ऐसे रगड़ की तरह निशान आएंगे। ठीक है, और थकावट महसूस करेंगे। ठीक है, और एक साउंड सुनाई देगा टिंगनिंग की। ठीक है, और एक्सट्रीमिटीज़ एडिमा की तरह हम फील करेंगे, वो लेग्स पे होगी। ठीक है, जैसे कि हम आयरन पढ़े तो आयरन में हमारी जो एडिमा हो रही थी वो जो नी जॉइंट्स हैं उन पे हो रही थी और इन में पूरी लेग्स पे। ठीक है, मोर कॉमन इन अमेरिकन वुमेन। ठीक है, जो अफ्रीकन वुमेन हैं, अमेरिकन वुमेन हैं, इनमें मोस्ट पाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी करेंगे, सेम लाइन। देखो, हमें जो मेन चीज़ें पढ़नी है वो सिर्फ ये पढ़नी है कि आयरन की डिफिशिएंसी वो किस वजह से होती है और उनमें कौन सी चीज़ें पाई जाती है। और सेकंड वन है हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में B12 की डिफिशिएंसी होती है तो कौन सी चीज़ें पाई जाती है। टेस्ट अमूमन 99% टेस्टिस इन्वेस्टिगेशन और साइन सिम्टम मिलते हैं। ठीक है, जो हमें टिपिकल साइन है वो हमें इनमें फाइंड करना कि कौन सा है और किस चीज़ पे है। ठीक है, ब्लड CP हम कराएंगे और WBC में भी लो, इनके WBC में भी लो होते हैं। ठीक है, प्लेटिलेट में भी लो होते हैं। ये हमें सेकंड एक डिजीज़ होती है जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, वायरल हो गया। ठीक है, इनमें भी इनके क्या हो गए कि प्लेटिलेट WBC लिकोसाइड जो होते हैं वो अमूमन डाउन होते हैं। ठीक है, तो हम इनकी हिस्ट्री भी मेयर करेंगे, जो इनकी हिस्ट्री है उनको मेयर करेंगे, साथ साथ हम लेब इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। बोन मैरो होगा एबनॉर्मली लार्ज साइज सेल। ठीक है, उसके बाद में सीरम विटामिन B12 इज़ यूजुअली लो, हम सीरम B12 टेस्ट कराएंगे, वो ऑलमोस्ट लो आएगी। ठीक है, इनके लिए ट्रीटमेंट क्या है, या तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करा दें, अगर इनकी HP बहुत डाउन है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कराएंगे या प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूज़ कराएंगे। ठीक है, या हम FFP ट्रांसफ्यूज़ कराएंगे। अगर ये नहीं कराते हैं तो हम इनको B12 की टेस्ट का इंजेक्शन लगाएंगे या आयरन रिप्लेसमेंट देंगे इनको, ताकि इनकी जो नीड्स है वो कंप्लीट हो सके। थर्ड वन है हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक्स एनीमिया क्या होता है उनके बारे में पढ़ेंगे। हेमोलाइटिकल एनीमिया या डिसऑर्डर करेक्टर्स बाय इंक्रीज नंबर ऑफ RBC, जो हमारे RBCs हैं उनकी नॉर्मल साइज से इंक्रीज़ हो जाए उनको हम बोलेंगे होमोटोलॉजिकल डिसऑर्डर करेक्टर्स बाय इंक्रीज नंबर ऑफ साइज। शॉर्ट ऑफ red cell survival stimulates bone marrow to compensatory increase in red cells production manifested as reticulocyte and erythrocyte hyperplasia।
इफ़ रेड सेल लॉस इज़ मोर देन बोन मेरो कैपेसिटी एनीमिया मैनिफेस्टेशन। ठीक है। सेकंड जाते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की देखो, एक नॉर्मल सेल है जिनकी शेप राउंड है, स्फेरिकल सेल है, ठीक है, ओवल सेल है, सिकल सेल है। अब सेल की जो चार टाइप थी वो इन सब की चेंज शेप है। एक नॉर्मल सेल की देखो शेप कैसी है, स्फेरिकल की शेप कैसे है। सिकल सेल मीन्स उनकी जो एक शेप होती है वो एक राउंड होती है, जैसे कि मीन्स नॉर्मल से एबनॉर्मल होती है। ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज़ ए हेरिडिटरी, किसी किसी में एक ख़ानदानी भी आ सकती है, जेनेटिकल भी आ सकती है, ठीक है, और बायोलॉजिकल आ सकती है। डिजीज़ विच इज़ काज बाय डिसऑर्डर इन द ब्लड के अंदर कोई भी डिसऑर्डर आ जाता है, उनकी वजह से सिकल सेल एनीमिया बन सकते हैं। ठीक है। ए म्यूटेशन इन द होमोग्लोबिन बीटा जीन, एक बीटा जीन होती है, उनकी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, ठीक है, उनकी वजह से होता है। विच कैन बी फाउंड इन द क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम 11 होते हैं, उनमें फाइंडिंग हो जाती है। दिस डिजीज़ काज द बॉडी टू मेक एबनॉर्मल शेप रेड ब्लड सेल। इनमें डिजीज़ में ये होता है कि हमारी जो बॉडी आरबीसीज बना रही है वो बनाएगी ही सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। उनके बाद में a normal red blood cell is shaped as round, do not, while the abnormal red blood cell has a she form। ठीक है, वो होते हैं एक नॉर्मल शी फॉर्म में होते हैं। ठीक है। एबनॉर्मल जो होते हैं वो सिकल सेल एनीमिया की तरह होते हैं। सिकल सेल एनीमिया के हम बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स की स्टडी। Hemoglobin beta gene HBB, also known as beta globin, is protein that resistance in the red blood cells. The HBB is 146 अमाइनो एसिड लॉन्ग। ठीक है। इनमें जो हिस्ट्री दी हुई है इनको हम फाइंड करेंगे। सेकेंड है मेडिकेशन है। अगर कोई सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, उनकी मेडिकेशन क्या होगी? Hydroxyurea treatment. It is chemical compound that is used and medication for sickle cell disease come in capsule form। ठीक है। एंड इज़ एडमिनिस्ट्रेशन 1 डी, ये एक कैप्सूल होता है जो हर रोज़ एक पेशेंट को देना होता है। ठीक है, जो हम सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को देते हैं। या एंटीबायोटिक है पेंसिलिन फॉर चिल्ड्रेन हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन। ठीक है, ये कोई इन्फेक्शन होता है उनको प्रिवेंट करने के लिए हम पेंसिलिन देते हैं। बोन मेरो है, ट्रांसप्लांट ऑफ द बोन मेरो, हम अगर बोन मेरो हैं तो उनको बोन मेरो ट्रांसप्लांट करेंगे। एप्लास्टिक एनीमिया इज़ ए सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम। ये लाइफ थ्रेटनिंग एक सिंड्रोम है इन विच प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट WBC एंड प्लेटलेट हैज फेल्ड। उनकी जो प्रोडक्शन है WBC की, RBC की, WBC की और प्लेटलेट की, वो फेल्ड हो जाती है। प्लास्टिक एनीमिया में अक्योर इन ऑल एज ग्रुप एंड बोथ जेंडर्स। ठीक है, ये किसी भी जेंडर में पाई जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, किसी भी उम्र में। दिस डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय पेंस्टोपीनिया एंड अकम्पनेड बाय हाइड्रोसेल्युलर बोन मैरो। ठीक है, ये सेल्युलर हाइपोसेल्युलर बोन मैरो की वजह से ही होती है। ठीक है। इटियोलॉजी इनकी पढ़ेंगे, कौन से काज होते हैं, ठीक है, सबब होते हैं जिनकी वजह से ये अक्योर होती है। मोस्ट काज ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया आर आइडियोपैथिक। ठीक है, एंड दीज इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू सब्सटेंस नॉन द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज़। एक्सपोजर कौन से हैं? इनको जो एक्सपोज करते हैं आयोनिजिंग रेडिएशन होती है। ठीक है। हेटोपोटिक सेल स्पेशली सस्पेक्टेड टू आयोनाइजिंग। ठीक है। सेकेंड है केमिकल एजेंट्स हैं। ठीक है, ड्रग्स से कुछ रिएक्शन करती है, कॉमनली यूज ड्रग्स सच एज क्लोरोफेनिकोल और सिक्लोक्राइन। ठीक है। और सेकंड इन्फेक्शन है, वायरल है, बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो डियर्स, यहाँ तक इनकी जो मेन पॉइंट्स थी, जो थ्योरी थी, कोई भी डिज़ीज़ कैसे स्टार्ट होती है, जिनकी हमने पूरी A to Z हिस्ट्री पढ़ी है। उनके बाद में अभी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम कवर करते जाएंगे कि कौन सी डिज़ीज़ होती है, किस लिहाज से होती है।
अदर्स डिजीज़ हैं। उसके बाद में वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर है। अब हम पहले पढ़े थे आरबीसी, रेड ब्लड सेल था, और अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, उनके डिसऑर्डर कैसे आते हैं। ल्यूकीमिया, ठीक है, ए malignancy ऑफ ब्लड फार्मिंग टिश्यू इन विच द बोन मेरो प्रोडक्शन इंक्रीज नंबर इमीडिएट। हम इनकी पिक्चर पढ़ेंगे ताकि प्लेटलेट की पिक्चर किस तरह की होती है, वाइट ब्लड सेल की किस तरह होती है, आरबीसी की किस तरह होगी। ये नॉर्मल साइज़ आपको दिखाई हुई है, एबनॉर्मल साइज़ दिखाई हुई है, जिनमें इनकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है और डब्ल्यूबीसी में कोई डिजीज़ आती है। और काजेज़ कौन से होते हैं, कोई भी रेडिएशन है, ठीक है, और सिस्टोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, कोई भी ड्रग्स हो, और रिट्रोवायरसेस हैं। उसके बाद जेनेटिक्स भी आ सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनो डिफिशेंसी स्टेट आर एसोसिएट विथ एन इंक्रीज इन द होमोटोलॉजिकल, ठीक है। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकेमिया इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में कैसे वो डेवलप होता है। लीजन, वाइट सेल, रेड सेल, प्लेटलेट, ब्लास्ट, जर्म, ठीक है, किसकी तरह वो एक बॉडी में आते हैं, ठीक है। स्टेप 1 नॉर्मल है, स्टेप 2 सिम्टम में इनके शो हो रहे हैं कि किस तरह से आ रहे हैं, और स्टेप 3 में इनका डायग्नोज हैं। जो भी अगर डब्ल्यूबीसीज़ हैं, कोई भी जर्म्स हैं हमारे पास आ गया है, उनको हम किल करने के बाद में हमारी ग्रोइंग किस तरह की होती है, ठीक है। और जो स्टेज 4 है इनमें वर्सनिंग है, उसके बाद में स्टेज 5 है एनीमिक है, और 5 स्टेप में इन्फेक्शन हम पूरा किल कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है अक्यूट ल्यूकेमिया। याद रखो, अक्यूट ल्यूकेमिया एंड क्रॉनिक। अक्यूट में ये होता है कि किसी भी इंसान को कोई भी एनीमिक पेशेंट है, कोई भी डिजीज़ है जो 6 महीने, 1 दिन से लेकर 3 महीने 6 महीने तक जो चलती है, उनको हम अक्यूट कहते हैं, ठीक है। इनसे अगर इनकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है तो उनको हम क्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। इज़ ए अबाउट 8 टाइम मोर कॉमन देन acute lymphoblastic anemia, ठीक है, इन एडल्ट, इन यंग चिल्ड्रन लिम्फोब्लास्टिक वेराइटी इज़ मोर कॉमन, ठीक है। ये वेराइटी बहुत कॉमन है जो एक यंग में, चिल्ड्रन में पाई जाती है, ठीक है। इनके काजेज़ हैं फेल्यूर ऑफ मेचुरेशन, ठीक है, मेचुरेशन नहीं होती है, और proliferation of cells which do not mature lead to an increasing accumulation of useless cells would take up more and more marrow space, suppressing the normal cells from bone marrow resulting in anemia, thrombocytopenia and infection, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स है एनीमिया के हेडेज होगा, फटीग होगी, स्किन इन्फेक्शन होगा, स्किन पटैक्सिया होगा, और ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, आपके जो मुंह में एक मीन्स अजीब सी स्मेल आएगी या थोड़ा थोड़ा सा खून आएगा, नोज़ ब्लीडिंग, नाक से खून आएगा, बोन पेन, हड्डियों में दर्द होगा, पोलर एक मीन्स इंसान तो मीन्स फूला हुआ नज़र आएगा, ब्लीडिंग गम्स और लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है, और स्प्लेनोगमली, ठीक है, हेपेटोमेगली, ठीक है। ये एक मेडिकल टर्म्स हैं, ये सब डिजीज़ मीन्स ऐसे हमें सिम्टम शो होंगे। टेस्ट फॉर डायग्नोसिस, हम ब्लड सीबीसी कराएंगे, बोन मैरो सैंपल से सैंपल कराएंगे, और स्पाइनल टेप कराएंगे, लंबर पंक्चर कराएंगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट हमारे पास है कीमोथेरेपी। अगर किसी इंसान को ये डिज़ीज़ टू मच इंक्रीज़ हो जाती है तो उनके लिए हम कीमोथेरेपी देते हैं, इम्यूनोथेरेपी देते हैं, और रेडिएशन देते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। लिम्फोमेस, ठीक है, लिम्फोमेस आर द मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब देखो, ये जो ट्यूमर है इनकी कंप्लीट ही एक पीपीटी बनी हुई है, जिनमें हमारे पास ट्यूमर्स के टाइप्स होते हैं, और ट्यूमर्स कहाँ होती है, और ट्यूमर्स के क्या क्या होती है, ठीक है। और वो मज़ीद मैं उन्हीं पीपीटी में बता दूंगा, आपको सिर्फ यहाँ पे इंट्रो दे देता हूँ। एक ब्लाइन होती है, एक मैलिग्नेंट होती है। जो बिनाइन होती है वो एक कैप्सूल फॉर्म में होती है, एक जगह पे होती है, ठीक है, एक एरिया में होती है। और जो मैलिग्नाइन होती है वो पूरे बॉडी में फैली होती है, पूरे नोड्स में फैली होती है, वो पूरी बॉडी को मीन्स उन डिजीज़ से मुब्तला करती है, ठीक है। टिश्यू करेक्टर्स बाय द अबनॉर्मल प्रोफेशनल आर बी आर टी सेल इन द लिम्फोसाइट टिश्यू, ठीक है। देयर आर 2 हिस्टोलॉजिकल टाइप्स, ठीक है। अब जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स थे, लिम्फोमास थे, उनके 2 टाइप है, हॉडकिन डिजीज़ एंड नॉन हॉडकिन डिजीज़, ठीक है। अब हॉडकिन डिजीज़ क्या है
और नॉन हॉडकिन डिजीज़ क्या है? इट इज़ क्लिनिकल हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, जो हमारा लिम्फ नोड्स होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उनकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, एनलार्जमेंट हो जाए, तो उनको हम कहेंगे हॉडकिन डिजीज़। Hyperplasia and infiltration and hydrocyte the lymphocytes and presence of characters reed stent blood cell is called Hodgkin disease, ठीक है। Incidence age, median age 31, first peak in 20 to 35 and second peak in 50 to 70. Sex male and female ratio 1.5 to 1, ठीक है। Clinical manifestation lympho lymphopatinopathy, cervical lymph nodes। इनके जो सिम्टम हैं हमारे पास जो पहले डिफ़ाइन किए थे, ठीक है, द लिम्फ नोड्स आर पेनलेस, ठीक है, और उसके बाद में स्प्लेनोमेगाली होगा, उसके बाद में लो ग्रेड फीवर होगा, नाइट स्वीटिंग होगी, और उसके बाद में वेट लॉस होगा, फटीग वीकनेस होगी, ठीक है, या मलेशिया होगा। सिम्टम हैं, जो सिम्टम में किस तरह से हम पहचान करेंगे, स्किन प्योरिटीज होगी, बोन लोकेटेड पेन एंड टेंडरनेस, ठीक है, पेन होगा, सडन spinal cord compression is usually features of advanced disease, ठीक है, GIT abdominal pain assistance, ठीक है, उसके बाद जेनिटो यूरिनरी हेमोचूरिया क्लिनिकल स्टेज इन हॉडकिन डिजीज़ हैं, ठीक है। स्टेज 1 है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए सिंगल लिम्फ नोड्स रीजन, ठीक है। स्टेज 2 है वन साइड इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 और मोर लिम्फ नोड्स रीजन, ठीक है। स्टेज 3 इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स रीजन्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्टेज 3 है डिफ्यूज्ड involvement of one or more extra lymphatic tissues, एग्जाम्पल लिवर और बोन मैरो, ठीक है। स्टेज इनमें कंप्लीट इजी वर्ड से बताए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, लिम्फ नोड बायोप्सी कराएंगे, शो रेड स्टेनोम सेल्स कराएंगे, ब्लड सीपी कराएंगे, ईएसआर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्सरेज कराएंगे, मैशो मेडियोब्लास्टिक, उनके बाद में एलेप्टी कराएंगे। मैनेजमेंट इनकी कैसे करेंगे, रेडियोथेरापी देंगे, कीमोथेरापी देंगे, बोन मैरो देंगे, और इनके साथ साथ हम इनकी बोन ट्रांसप्लांट कराएंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज़ कोई भी दे देंगे। और मैनेजमेंट है रेडियोथेरापी की, ठीक है, और कीमोथेरापी की मैनेजमेंट करेंगे, कौन सी रेडियोथेरापी हम दे सकते हैं और कीमोथेरापी में कौन सी मेडिकेशन हम पा सकते हैं, और ओवरऑल काउंट करेंगे। सेकेंड है प्रोग्नोसिस। Over 90% of patients with stage 1 are cured by radiotherapy alone. Patient with stage 2 एंड हर स्टेज को डिफ़ाइन किया गया कि स्टेज 1 में हम प्रोग्नोस बचा कैसे करेंगे, सेकंड में कैसे करेंगे, थर्ड में कैसे करें। नॉन हॉडकिन लिम्फोसाइट्स थी, इट इज़ क्लिनिकल डिसऑर्डर इन विच मैलिग्नेंट monoclonal proliferation of lymphoid cells. The lymphoid cells are B lymphocytes. In 70%, the extranodal involvement is common. Example in tonsils, adenoid, nasopharyngeal glands, gut or skins, ठीक है। It divided into two types, ठीक है, low grade, high grade, ठीक है, टू टाइप्स है। क्लिनिकल फीचर्स है लिम्फोएडिनोपैथी, वेट लॉस या वेट लॉस, फीवर, वीकनेस ऑफ लेग्स एंड बोन पेन व्हेन बोन इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, एब्स्ट्रक्शन असिस इन्वेस्टिगेशन, लिम्फ नोड बायोप्सी, बोन मैरो एस्पिरेशन, सिटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे, लिम्फोसाइट प्रोग्नोसिस। बच्चा के लिए क्या करेंगे, लो ग्रेड नॉन हॉडकिन लिम्फोसाइट्स, द सर्वाइवल रेट इज़ 10 years, हाई ग्रेड सर्वाइकल रेट इज़ ओनली 5 years, ठीक है। उसके बाद में डिस्टिमिनेशन इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन हम देंगे उनको। द क्लिनिकल डिसऑर्डर करेक्टर्स बाय थ्रोम्बोसिस विद इन द और सेकंड हम काज इनकी फाइंड करेंगे। इन्फेक्शन है ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, उसके साथ साथ इन्फेक्शन ने इनफिल्ट्रेशन है, लंग पेनक्रियाज हैं, और उसके बाद में ऑस्टेट्रिक ऑब्जर्वेशन है, प्लेसेंटा है, अदर से ट्रामा है, बर्न है, सर्जरी है, लिवर डिजीज़ है, स्मोकिंग है।
क्लिनिकल फीचर्स ब्लीडिंग आएगी, थ्रोम्बोसिस होगा, होमोलाइटिक्स एनीमिया होगी, रीनल फेल्योर होगा, जॉइंटिस होगी। ठीक है, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन हम टेस्ट कराएंगे जो नॉर्मल टेस्ट हैं, सीबीसी हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करेंगे। ठीक है, और कंगुलेशन फैक्टर हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, एंटी कोगुलेशन कराएंगे। थैंक यू डियर्स, इट इज़ आवर पीपीडीज। तो डियर्स ये मेरा सेशन था। ठीक है, इनमें से अगर आप लोगों को किसी को भी कोई समझ में नहीं आया क्वेश्चन है, एक मरतबा अगेन आप इनको खोल के देख सकते हो, पीपीटी को, वीडियो को रिपीट कर सकते हो। फिर भी आपका क्यूरी कोई रहता है तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं अपने हिसाब से पूरी उम्मीद करूँगा कि आप तक मेरा जो मैसेज है पहुँचाऊँ, आप तक मेरा जो इल्म है उनको पहुँचाऊँ। बहुत शुक्रिया आपका देखने का, वॉच करने का। ठीक है, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि इंशाल्लाह आने वाले मैसेज जो भी होंगे आप तक फर्स्टली आप तक पहुंच जाएं। बहुत शुक्रिया।